नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। खबर दोपहर की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से परसों हाथरस में जो कुछ भी हुआ वो बेहद ही दर्दनाक रहा। सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुए भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा करीब 130 के आसपास पहुंच गया है। चश्मदीदों की माने तो इस हादसे में कम से कम 150 से 200 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, इस मामले में जो अपडेट अब तक है, पहले आपको वो बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अस्पताल में जाकर घायलों का कुशलक्षेम पूछा। उसके बाद दोषियों को सजा देने का ऐलान किया। जांच की टीम गठित कर दी गई है। खुद डीजीपी प्रशांत कुमार, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, योगी कैबिनेट के 2 मंत्री लक्ष्मी नारायण और संदीप सिंह घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। जो इस सत्संग का मुख्य आयोजक है देव प्रकाश माथुर, उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। उसको गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का दौर चल रहा है। एफआईआर की कॉपी बताती है कि प्रशासन से 80,000 लोगों के सत्संग के लिए इजाजत ली गई थी, लेकिन वहां करीब 2.5 लाख लोग पहुंच गए। दोस्तों, इस सत्संग को लेकर तमाम तरह के झोल हैं। क्या स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट इतने बड़े जमावड़े को लेकर जिला प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी? क्या स्थानीय पुलिस थाना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं दी? वहीं अब इस मामले में विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस जा सकते हैं। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी सूचना दी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपना डेलीगेशन हाथरस भेजेंगे, ऐसी खबर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, लगातार ये कयास लगाया जा रहा है। कई बार इस तरह की खबरें भी आईं कि भोले बाबा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है, उनके तमाम ऐसे आश्रम हैं जिन पर कहा तो ये जा रहा है कि भोले बाबा किसी एक आश्रम में छुपा हुआ है। तमाम तरह के कयास हैं। मीडिया लगातार तलाश करने में जुटी हुई है। इन सब के बीच एक बयान जारी किया गया था कल देर शाम भोले बाबा की ओर से, जिसमें इस पूरे घटना को दुखद बताया गया था। उसमें मृतक आत्माओं के शांति की बात करता हुआ ये बाबा दिखा है, और साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट के वकील का नंबर भी जाहिर किया है, और उसमें कहा है कि जो भी बातचीत करनी होगी इनके जरिए किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर अभी भी जो भोले बाबा हैं वो, उनके ऊपर न एफआईआर दर्ज हुई है, न मुकदमे में उनका नाम है। हालांकि जिस तरह से कल रेखा शर्मा पहुंची थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो चीज़ें देखने और सुनने को मिली हैं कि इसके सत्संग में किसी भी तरह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी भक्त नहीं बना सकते थे या फोटो नहीं ले सकते थे। उनका साफ तौर पर कहना था, जब वो कल हाथरस दौरे पर पहुंची थी, घटनास्थल पर पहुंची थी, कि बाबा में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नज़र आ रही है, लिहाजा उनको भी एफआईआर कर गिरफ्तार की जानी चाहिए। तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह का जो आयोजन किया गया, जो सूची जारी की गई थी उसमें 78 यानी करीब 78 लोग आयोजक थे, लेकिन उसमें जो मुख्य आयोजक थे देव प्रकाश माथुर, उन पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। सबसे पहले वो धाराएं बता दी। 105 की बात कर ली जाए, लापरवाही से मौत का मामला 110, संगठित रूप से गुनाह 126(2), गलत तरीके से किसी को रोकना 223, धार्मिक जुलूस पर सरकारी आदेश की अवहेलना, और 238 साक्ष्य छुपाने की कोशिश। मैंने बात बताया तो ये जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है अलग अलग सूत्रों से, कि ये मामला दोपहर के पहले ही वहाँ पर घटित हो गई थी। पहले तो आश्रम में ये कोशिश की गई कि इस मामले को दबा दिया जाए, क्योंकि जो पुलिस, जो प्रत्यक्ष कर्मी है, जो महिला थी, जो घायल थी, उसका भी बयान हम सुन रहे थे। उसका साफ तौर पर यह कहना था कि उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं हो रही थी। 70 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। हालांकि प्रशासन की ओर से भारी भूल चूक है, क्योंकि एक सूचना पर तत्काल वहाँ पर पीएससी की तमाम कंपनियाँ पहुँच सकती थीं। शासन प्रशासन के स्तर पर वहाँ पर इंतज़ाम को अपने हाथ में लेने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सेवादार किसी भी पुलिसकर्मी को ऐसे आयोजन में अंदर नहीं जाने देना चाहते थे। लेकिन शासन प्रशासन चाह लेता, इतनी भारी भीड़ वहाँ पर थी, तो निश्चित तौर पर इस घटना को, इस दुर्घटना को, इस दुखद हादसे को रोका जा सकता था। चलिए, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। आप सबका पहले स्वागत कर लेते हैं।
नरेंद्र देव श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप नेता कांग्रेस है, कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ साझा करेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी शिव सिंह भारती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफ़ी तेज़ तर्रार प्रवक्ता हैं, इनसे भी हम उनका पक्ष जानेंगे। शिव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश आनंद जी, नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार, ऐसे गंभीर मुद्दों पर अक्सर हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करते हैं। सबसे पहले राजेश जी आपसे ही जान लेते हैं। भाई साहब, कमाल हो गया, एक आदमी जो खुद को भगवान मानता था, लोगों को कहता था कि आपको भगवान में नहीं मुझ पर यकीन करना है, मेरी चरण धूलि आप ले लें और उसे अपने माथे पर लगा लें और अपने गली मोहल्ले समाज तहसील खलिहान जिसके भी माथे पर आप ये चरण धूलि लगा देंगे उसकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। इतने सारे लोग, करीब 130 लोगों की मौत की सूचना आ रही है, 35 अभी भी इलाज कर रहे हैं, जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, जो सरकारी आंकड़ा है। चश्मदीद तो कह रहे हैं कि ये आंकड़ा 200 से भी ज़्यादा है। भाई, इस आयोजन और इस आयोजक और बाबा के ऊपर, मुख्य आयोजक को तो आपने चलिए FIR कर दर्ज कर लिया, उसकी गिरफ्तारी की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन बाबा कहाँ अंडरग्राउंड हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। चमत्कारी थे ये बाबा। एक मुकदमा इसलिए भी दर्ज हुआ था कि एक बच्ची मर गई थी, उसको ये जिंदा कर रहे थे, तो आखिर 130 लोगों पर ये चमत्कार क्यों नहीं किए बाबा? देखिए, सबसे पहले तो ये हादसा बड़ा दुखद है और परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। जो भी ये हादसा हुआ है, प्रथम दृष्टया प्रशासन की फेलियर को उजागर करता है। अब बात यहाँ पे दो चीज़ों की आती है। सबसे पहली चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो अभी तत्कालिक एक सवाल बड़ा तेजी से उभर रहा है और कहिए इसको कि मीडिया ट्रायल चल रहा है कि बाबा का नाम FIR क्यों नहीं, बाबा अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए और बाबा फरार। तो इन सब चीज़ों में जो मेरी थोड़ी बहुत कानून की जानकारी है और जो मैंने कानून के जानकारों से बातचीत के दौरान इस सवाल का जवाब मांगा है, उन्होंने जो बताया उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि कानून की नज़र से अगर आप देखेंगे तो ये सब मिथ्या है। मिथ्या इसलिए है कि सबसे पहले जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए। जांच में पहले ये खुलासा होना चाहिए कि आयोजक ने पब्लिक को बुलाया था या बाबा ने सबको बुलाया था। ये कानून की बात मैं कर रहा हूँ। जी कि कानूनी प्रक्रिया में इन सब चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण दिया जाएगा। FIR में नाम न होना ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। FIR में नाम आगे जांच में नाम शामिल किया जा सकता है अगर वो दोषी पाए गए होते हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी चीज, महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होता है टाइम फैक्टर, कि घटना के वक्त बाबा की मौजूदगी वहां थी या नहीं थी। अगर थी तो वो कल्पित की श्रेणी में आते हैं, अगर नहीं थी तो ये इस पे कानून क्या कहता है ये कानून की किताब से जानकारी हासिल हो पाएगी। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी कुछ कह रहे हैं कि नहीं, बाबा के जाने के बाद यह हादसा हुआ। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नहीं, बाबा थे, उनके चरण की धूली लेने में ही भगदड़ मची जी। ये सब कानूनी प्रक्रियाएं हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज जो आती है वो आती है वी कैविएट लायबिलिटी नहीं है बाबा की, क्योंकि सबसे पहली चीज देखी जाती है कि क्राउड मैनेजमेंट में कि क्रिमिनल एक्ट में कि नियति क्या है। क्या बाबा की नियति भगदड़ मचाने की थी या हत्या की थी या कुछ ऐसा साजिश था? तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। बाबा एक कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें लोगों में भगदड़ मची, एक हादसा हो गया और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। मैं उदाहरण के तौर पे, अगर कोई राजनीतिक रैली हो रही है, अभी पीछे चुनाव में कई रैलियों में भगदड़ मची, लोग चोटिल हुए, इसके लिए वहां बुलाए गए सम्मानित नेता या कोई भी मंत्री या कोई भी, लेकिन मेरा एक सवाल ले लीजिए राजेश जी, एक सवाल ले लीजिए। इलाहाबाद में अखिलेश यादव की रैली थी, कार्यकर्ता अति उत्साहित हो गए, बैरिकेटिंग तोड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के ऊपर पूरा ठिकरा फोड़ दिया।
उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, शायद आप भी रहे हैं। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि बाबा अपराधी है या नहीं है, जी। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हाँ। मेरा ये कहना है कि जो 2.5 लाख लोग इस उम्मीद से बाबा के पास आए थे कि उनके दुख और दर्द दूर हो जाएंगे, जी। अगर इस घटना की जानकारी मिल गई जी। और बाबा इसके कल्पित नहीं हैं, तो उन्हें अंडरग्राउंड होने की आवश्यकता क्या है? डंके की चोट पर वहां जाना चाहिए, भाई अस्पतालों में जाना चाहिए, ये भक्तों को आशीर्वाद देना चाहिए ना। बिल्कुल देना ये मानेंगे ना? आपके घर में अगर कोई आयोजन हो रहा है, आप उनको बुलाए हो, अगर कोई हादसा हो जाता है तो आप दरवाजे तक जाके देखोगे नहीं कि संजय राजन गिर गए हैं, उनको चोट लग गई है या कुछ हो गया है? यही क्रियाकलाप जो है, यही उनकी प्रतिक्रिया जो है बाबा को संदिग्ध बना रही है। आज बाबा पे जो सवाल उठ रहे हैं, मैं बाबा की न तरफदारी कर रहा हूँ, ना मैं उनका पक्ष लेने में ये कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहीं से बाबा कोई स्वयं विष्णु का अवतार बताते थे, विष्णु के अवतार थे नहीं, वो एक भ्रामक थे जी। एक भोली भाली जनता को, आप वहां अगर मौके वारदात की तस्वीरें देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि वहां जो जमावड़ा जुटा है वो ज्यादातर निचले तबके या गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनका जमावड़ा है जी। नहीं, तस्वीरें तो राजेश जी, तस्वीर तो राजेश जी मिली जुली है। मरने वालों में ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण अंचल की अनपढ़ महिलाएं ही देखने को मिल रही हैं। महिलाओं को समझाना बड़ा आसान होता है। ठीक है, उनको समझाना बड़ा आसान होता है। और इस तरह के बाबा हमेशा महिलाओं को हथियार बनाकर घरों में प्रवेश करते हैं और फिर इस मीडिया आडंबर दिखाकर, भाई अगर बाबा इतने ही जादूगर होते और इतने ही इनकी जैसे जो हैंडपंप वहां लगा है और मैं आपको ताजा तरीन घटना बताऊं कि राजेश जी, हाँ, छोटी सी ये घटना का जिक्र कर दूं। जल्दी दूसरे के मेहमानों के पास भी जाना। इसी बाबा के चेले से बात हो रही थी तो उसका साफ शब्दों में कहना था कि बाबा तो इसमें कुछ नहीं, उन्होंने तो बाबा ने तो बहुत अच्छा किया कि उनको जन्म मृत्यु की मुक्ति मिल गई, ठीक है, और वो मोक्ष को चले गए, हमें भी ऐसी मौत मिल जाए। चलिए, मतलब ठीक है। इस तरह का पाखंड और इस तरह की अंधभक्ति देखकर मैं खुद बहुत आश्चर्य। चलिए, भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। चंद्रा स्वामी भी गणेश जी को दूध पिलाए और 2 लाख लीटर लोगों ने गणेश जी के सूंड में दूध अर्पित कर दिया। आज चंद्रा स्वामी खुद जेल में रहे तो अपने लिए अपना उद्धार नहीं कर पाए। सरकार बनाते थे तंत्र साधना से तो खुद भी मुक्त हो जाते जेल से। आसाराम बापू का क्या स्थिति है वो सब लोग जानते हैं। धर्मेंद्र जी, भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाबा दोषी हैं या निर्दोष हैं। मेरा तो ये कहना है कि ये जो मुख्य आयोजक हैं देव प्रकाश माथुर, इनका आलीशान बंगला है, जो तस्वीर मधुकर नाम है उनका, वेद प्रकाश मधुकर। हाँ, तो जो भी है ये सज्जन, इनका मैं मकान देख रहा था, आलीशान कोठी, ताला लगा हुआ है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। वहाँ बताने वाला कोई नहीं है कि आखिर ये आयोजक महोदय चले कहाँ गए। 78 लोगों की सूची है। और बाबा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाबा क्या कर रहे थे, कौन सा जादू मंत्र जानते हैं। इनके आश्रम के बाहर 6 हैंडपंप लगे थे, उस हैंडपंप का पानी बाबा पिलवाते थे और लोगों को कहते थे कि दिल की बीमारी, रक्त की बीमारी, सरदर्द से लेकर के बुखार तक उस हैंडपंप के पानी से ठीक हो जाया करता था। ऐसा इनका करिश्मा था। अब वो बाबा कहाँ चले गए भाई? करिश्मा तो उनके लिए भी कर देना जो 35 लोग अस्पताल में जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। करिश्मा कुछ वो भी कर देते, जो मर गए थे उनको जिंदा कर देते ये। और प्रशासन का तो क्या कहना है, माशाअल्लाह। जिस अस्पताल में जब ये घटना घटी, एक डॉक्टर वहां पर मौजूद था, ऑक्सीजन का कोई सिलेंडर नहीं था। कल मुख्यमंत्री वहां पर गए तो वो तस्वीरें देख करके, धर्मेंद्र जी आप भी हाथ जोड़ लेंगे, सेव की टोकरियां रखी हुई थी, सफेद जगमगाता हुआ चद्दर बिछा हुआ था और लग रहा था कि जैसे देवता की तरह इन मरीजों का इलाज चल रहा है। सेव की टोकरी देख करके तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि काश ये हर दिन 365 दिन देखने को मिलता सरकारी अस्पतालों में। जी धर्मेंद्र जी। संजय जी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। आज ये दिन नहीं है कि वो बाबा चमत्कारी थे, विष्णु के अवतार थे, क्या थे, इसका पहले निर्धारण होना चाहिए था। अगर सरकार एक्टिव होती तो अगर इस तरह की जो बातें आप बता रहे हैं, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, अगर ये सब कह रहे थे तो इसके लिए देश के कानून में व्यवस्था है। किस तरह से ड्रग एंड मैजिक एक्ट है 1954 का, उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान। खैर, सबसे पहले मैं प्राइम टीवी के माध्यम से जिन लोगों ने इस डिजास्टर में अपने प्राण त्यागे हैं, चले गए हैं,
उनको, इनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। उनके परिजनों को ईश्वर ताकत और साहस दे, उनके बच्चों को जो अनाथ हो गए हैं साहस दे कि आगे अपना जीवन और वो पूरी ताकत के साथ वो संभाल सके, अपने आप को मुख्य धारा में ला सके। साथ साथ जो चोटिल हैं, जो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सवाल यहाँ दो है संजय जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये एवॉइडेबल इंसिडेंट था, जिसको प्रशासन ने इनवाइटेड डिजास्टर में बदल दिया। अब कहेंगे कैसे? ये होता है कि बाबा का क्या था वो अलग चीज हो गया। यदि किसी ने किसी कार्यक्रम की अनुमति मांगी है तो एक बाकायदा एक रोस्टर होता है, कई पॉइंट का पॉइंटर होता है, उसको चेक करना होता है कि कितनी भीड़ आएगी, कितना स्पेस है, कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने लोग खड़े हो सकते हैं। एक तरफ से भीड़ का प्रेशर ज्यादा होगा, दूसरी तरफ से निकासी क्या व्यवस्था है, प्यास लग गई तो पानी क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो पाएगी। और कोई मिसहैपनिंग हो गई, उस गाइडलाइन में भी है, खुदा ईश्वर न करे कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो उनको कैसे जल्दी से जल्दी त्वरित मेडिकल सपोर्ट, एम्बुलेंस सपोर्ट या भीड़ को हटाने छटाने की व्यवस्था, उनको वहां से निकालने की व्यवस्था, ये सारा चीज उस रोस्टर में होता है। जैसा प्रशासन कह रहा है, कल मैं एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन को भी सुन रहा था, वो पुलिस को बचाने के लिए परेशान थी, प्रशासन को स्थानीय, उनकी बात से लग रहा था क्या इन चीजों को चेक किया गया, नहीं चेक किया गया। अगर 500 की भीड़ हो या 50,000 की भीड़ हो, उसी हिसाब से उस नॉर्म्स को अगर चेक किए गए थे तो ये घटना कैसे हो गई। और यदि नहीं चेक किए गए तो प्राइमा फेसी स्थानीय प्रशासन, उसमें एसडीएम और इंस्पेक्टर से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कप्तान तक के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री जी गए तो क्या उन्होंने सबसे पहले जो प्राइमा फेसी चेक किया जाता है कि किसकी लापरवाही से घटना हुई, उसमें उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, अभी तक तो कुछ नहीं दिखा। उसके बाद आप आयोजकों की बात करते हैं कि आयोजकों मुकदमा लिख लिया गया। भाई मुकदमा लिख लिया गया, मुकदमा आयोजकों क्या, अब आयोजक जो किसी बड़े संत के यहाँ हर जगह एक आयोजक मंडल बना करके आयोजन कराते हैं, किसी भी संत के यहाँ, तो उसमें ऐसा नहीं केवल आयोजक ही दोषी है। उस मैनेजमेंट में उन्होंने कहा, एनसीडब्ल्यू चेयरमैन ने कहा पुलिस वालों को घुसने नहीं दिया गया। तो यदि पुलिस वालों को घुसने नहीं दिया गया तो स्थानीय प्रशासन सो रहा था, उनको उन्होंने क्या एफआईआर किया कि पुलिस को इंटरफेयर करने नहीं दिया जा रहा है, घुसने नहीं दिया जा रहा है, उस पर निरीक्षण नहीं करने दिया जा रहा है। ये तो एफआईआर होनी चाहिए थी, क्यों नहीं किया। सीधे सीधे सवाल ये है कि उसके बाद मैं घटना के बाद देखिए धर्मेंद्र जी, घटना के बाद धर्मेंद्र जी, नहीं संजय जी, एक बात समझ लीजिए कि ये सब पुलिस प्रशासन के कहने कहानी की बात है। मैं तस्वीरें देख रहा था, 10 टीवी चैनल्स को मैंने देखा, वहां पर जो पुलिस वाले थे वो हाथ जोड़े बाबा का जयकार लगाते हुए तस्वीरें ऐसे नजर आ रही हैं, है ना। तो ये कहने वाली बात नहीं है कि पुलिस को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, नहीं सीधी सी बात है। वो ठीक है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ संजय जी। जिस तरह से मैं सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अब कहने जा रहा हूँ, घटना हो गई, कारण चाहे जो था ठीक, उसकी जांच करिएगा, आप दोषी दीजिएगा, फांसी दीजिएगा। घटना के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था, किस तरह से वहां के स्थानीय एक वॉलेंटियर एक बच्चे को लेकर के अस्पताल जाता है, उसकी सांस चल रही होती है, वो दम तोड़ देता है, किस लिए कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। लोग जब पेशेंट जा रहे थे तो अस्पताल में लाइट नहीं थी, चद्दर नहीं था, तो वो पूरा वार्ड बंद था। और तो और जब वहां कलेक्टर पहुंच गए तब तक डॉक्टर नहीं पहुंचा था, और शाम 5 बजे तक जनरेटर में लाइट नहीं होना चलो ठीक है, जनरेटर में तेल की व्यवस्था नहीं थी। आखिर वो मेडिकल कॉलेज कैसे चला रहे हैं, वो प्रिंसिपल कौन है, वो स्वास्थ्य अधिकारी कौन है, डीजी हेल्थ क्या कर रहे थे, कलेक्टर क्या कर रहे थे। ये कितनी गंभीर बात है। डीएम खुद कह रहा है कि मैं पहुंच गया, उसने सीएमओ फोन किया कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, वे साहब रास्ते में निकल चुके हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे लोग सारे साक्ष्य है, वहां सारे बयान है। किस तरह से आपने वीडियो देखा होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, टूट गई थी, किस तरह से कोई बॉडी को लेकर के अपने कंधे पर टहल रहा था, लेके जा रहा था। मतलब मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन डूब मरना चाहिए कि अगर आप एक्सीडेंट के बाद तत्काल स्वास्थ्य सुविधा अगर उपलब्ध करा दिए होते, मुख्यमंत्री जी को मैं समझता, अगर वो तत्काल पहले एयर एम्बुलेंस से लेकर के दिल्ली से, लखनऊ से, जहां से हेल्थ टीम भेजना होता या पेशेंट को कहीं भेजना होता, ये मैनेजमेंट करने के बाद मंत्री, मुख्यमंत्री या जिसको भी भेजते जांच होती, वो अलग चीज था। सबसे पहला जो होना चाहिए था कि घटना दुर्घटना अगर हो गई तो उसके बाद उनको त्वरित अगर हेल्थ सपोर्ट मिल गया होता तो हो सकता है कुछ और जानें बच जाती। ये बड़ी गंभीर बात है। और सरकार की क्या स्थिति है, किसको बचाना चाहती, क्या करना चाहती है, पूरा देश, पूरा प्रदेश देख रहा है, मिनिमाइज करने का प्रयास हो रहा है। अब इससे ज्यादा मैं इतनी बड़ी घटना में, इतनी बड़ी त्रासदी में मैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अभी तो इंतजार है, के लोग राजनीति से ऊपर इंतजार है जो कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी धर्मेंद्र जी,
उसकी रिपोर्ट संजय जी, संभवतः आ कमिश्नर क्या जाए तो इस रिपोर्ट पर हम देंगे, आगे आप और बताइए। चर्चा करेंगे। नहीं, न्यायिक आयोग का भी कमिश्नर क्या गठन कर रिपोर्ट दिया है देंगे? क्या मुख्यमंत्री कहेंगे योगी कलेक्टर की आदित्यनाथ गलती ने, थी? लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि वो अस्पताल संजय जी, जिसमें ऑक्सीजन हाथरस नहीं में था, जिसमें कोई डॉक्टर इलाज के लिए मौजूद नहीं था, मुख्यमंत्री के दौरे के समय सेव की टोकरियां रखी हुई थी भाई साहब। आप देख बताइए, करके उस देख सेब करके की एक भी मुझको खुद टोकरी पर पन्नी रोना आ तक गया। नहीं हटी थी। स्वास्थ्य महकमे पर नहीं, तो रोने की बात बाद में होगी। मैं सोच रहा था कि काश ऐसी व्यवस्था अगर उस दिन हुई जाती तो संभवतः कुछ लोगों की तो जान बची जाती। चलिए नरेंद्र जी, ये संजय जी आर्टिफिशियल शो जो वहां के ठीक। लोग डॉक्टर से वहां के प्रशासन कर रहा था, टोकरी रख के, जिसकी टोकरी की पन्नी भी नहीं हटी थी, तो क्या मुख्यमंत्री जी की आंखें बंद थी? क्या उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? हमारे सामने दिखावा क्यों कर रहे हो? उसके पहले एक वीडियो नहीं चेक कर सकते थे? बिल्कुल सही बात है, मतलब क्या मैं बिल्कुल सही बताऊं बात उससे है। ज्यादा ये जो तो राजा सोचने को वाली सुहाए वो बात है। प्रजा दिखा, मतलब उनके लोग ये हैं। तो बिल्कुल सोचने वाली बात है। चलिए, मुख्यमंत्री हालांकि इस पूरे मामले में सख्त हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या क्या कार्रवाई होती है। अभी तक तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नरेंद्र भाई जी, इस तरह की सख्ती तो मुझे नहीं नरेंद्र दिखी। जी, अगर गए थे वहां, भाई घटना स्थानीय तो हृदय प्रशासन को विदारक है ना जिम्मेदार ठहरा कार्रवाई। जी। चर्चा में जरा नरेंद्र जी को भी शामिल कर देते हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। भाई राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता वहां पर जाएं। उस ऐलान का कोई असर दिखा क्या? आपके एक सांसद केवल वहां पर पहुंचे और ऐसे मौके पर एक्स पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। हकीकत तो यही है ना कि सबको मिलजुल करके इस घटनाक्रम को लेकर के राजनीति बाद में, पहले लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए थी। संजय जी, 213 आदमी की मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो एक सांसद आए, अभी कितने सांसद, अभी आपके अखिलेश जी आएंगे, शिवपाल जी आएंगे, तमाम लोग जाएंगे और सबकी तैयारियां हैं जाने की। ठीक है, योगी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, यह प्रश्न उठता है। प्रश्न यह है कि योगी जी ने 2 दिन के बाद, घटना के 2 दिन बाद वहां पहुंचते हैं और टोकरी मिलती है, और एक दिन के बाद, घटना के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पहुंच गए थे। जी, सब दूसरे दिन 2 दिन के बाद पहुंचे, चलो कोई बात नहीं। टोकरी आपको मिली, जो भी है, फल की टोकरी जो भी है, आपने देखा और देख के भी आपने कुछ नहीं बोला। उस शासन प्रशासन, उस डॉक्टर को या किसी को आपने कुछ बोला भी नहीं। आपने भाषण दिया, बोला, बोल के चले आए। एक कमेटी गठित कर दिया कि इसकी जांच करेगी, इसकी ये करेगा, इसका वो करेगा, है ये कर दिया। माननीय योगी जी ने, ऐसी कई घटने हुए हैं, आप बनारस में देख लीजिए, उठा के तमाम वहां के मंदिरें तोड़ दिए गए। जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे, उस गरीबों की तमाम बस्तियां तोड़ दी गई, तमाम बेघर हो गए। आज वाराणसी पर चर्चा हम लोग नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसी के सिलसिले में जुड़ा हुआ है। इर्द गिर्द कीजिए। हाँ, मतलब नहीं, दोनों दो चीजें हैं जी। एक भगदड़ में मौत है, दूसरा मंदिर तोड़ा जाना। नहीं, मंदिर तोड़ा गया, वहां पे भी आदमी मरे, 1-2 आदमी वहां भी मरे। उसको इस तरह से दबाया गया कि जिसको कोई पता ही नहीं चलता है कि कोई, मतलब यहाँ पे कोई घटना घटी। ठीक है सर, आज इतनी बड़ी घटना में उस व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया, जो मालिक है उसको पकड़ा नहीं गया, क्या मतलब है? और उसी अपने घर के अंदर ही बैठा हुआ है, ये हमें पता चला है। घर के, ये कहीं बाहर नहीं गया है, कहीं नहीं गया है। शासन प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उसको अरेस्ट कर ले जाके। समझ रहे सर, हमारे कहने का मतलब यह है कि शासन इतना डर रही है उस आदमी से कि भाई मेरा हाथ छू लो, तुम कल्याण हो जाएगा, पानी पी लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये क्या मतलब है? इस तरह के शासन प्रशासन क्या कर रही है? आप बताइए ना हमको कि शासन प्रशासन ऐसे व्यक्ति को आप जो है रख के पाल रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में जितने मंदिर मस्जिद बने हुए हैं, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आदमी आया, आपने शासन प्रशासन से आपने व्यवस्था नहीं मांगी या व्यवस्था दिया नहीं गया, क्या नहीं किया गया, बताइए हमको।
तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आदित्य योगी नाथ जी जो कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए उनको। और जो सांसद की बात कर रहे हैं, सांसद हमारे अखिलेश जी, आपके तमाम पार्टी के लोग जो है वहां पर पहुंचेंगे। आज से कल तक पहुंच रहे हैं, आज भी पहुंचे होंगे। 2 आदमी आज भी पहुंचे हैं सर। ठीक है, नहीं इमरान मसूद को उन्होंने भेजा, चलिए ठीक है वो पहुंच गए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का एक्स पे पोस्ट आया था, हम और राजेश जी सोच रहे थे कि हजारों कांग्रेसी वहां पर जा करके श्रमदान शुरू कर देंगे, जो ज़रूरतमंद है उनको आर्थिक सहयोग से लेकर के हर तरह का सहयोग पहुंचाएंगे। वो सब कहीं नज़र नहीं आए। चलिए शिव सिंह सर, एक मिनट मेरी चलिए, मैंने पहले शिव सिंह को कर लेते हैं चर्चा में शामिल, उसके बाद आपके पास आते हैं। शिव जी भाई, आयोग भी गठित हो गई, 24 घंटे के लिए एक कमेटी भी गठित हो गई थी। अभी कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है वो देखने वाली बात होगी। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री ने वहां के स्थानीय प्रशासन को जमकर फटकार भी लगा दी। इस घटना के पीछे अगर जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मौका मुआयना कर लेते कि जहां 80,000 की भी गैदरिंग कोई छोटी नहीं होती है शिव जी, वहां जा करके पूरा मुआयना कर लेते कि क्या यहाँ पे सेक्टोरल व्यवस्था की गई है। 80,000 लोगों को भी आना है तो सेक्टर में बांटना था पंडाल को। 80,000 भी कोई छोटी तादाद नहीं होती है। एसडीएम बेचारा वहाँ अकेले खड़ा रहा 70 सिपाहियों को लेकर के, सीधा सा बयान आ गया कि साहब सेवादार हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, एसडीएम को रोकने की औकात सेवादारों की, और कुछ पुलिसकर्मी जो है बाबा के भजन पे झूमते हुए साफ तौर पे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो या तो वो तस्वीर झूठी है या वो स्थानीय प्रशासन जो दलील दे रहा है वो झूठा है। आपका पक्ष शिव। देखिए, प्रथम दृष्टया हम लोग जो देख रहे हैं पूरी घटना को जी, जिस तरह से तस्वीरें निकल के आ रही हैं, आप देखिए इस तरह के आयोजन कहीं भी हो रहे हैं, कहीं भी होते हैं, तो यह कह दिया जाता है कि उनकी पर्सनल एक व्यवस्था है, वह व्यवस्था अंदर की वह संभालेंगे। उसको देखते हुए फिर वो प्रशासन से उसकी वह अनुमति लेता है कि हमको यहाँ कार्यक्रम करने की सिर्फ अनुमति दे दीजिए, और बाकी के अंदर की जो व्यवस्था है, हम लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं, रैलियां होती हैं, उसमें भी प्रशासन पूरी सुरक्षा करता है कि नहीं करता, लेकिन जो आयोजन कराता है वह खुद वहां की सुरक्षा व्यवस्था और इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर वह कहता है कि मेरे पास इतनी मैन पावर है, हम अंदर की सारी व्यवस्थाएं अपनी देख रहे हैं जी। यह निश्चित रूप से मानिए। उसके बाद जो भी परमिशन होती है, आप भी जानते हैं संजय जी, परमिशन बहुत से चैनलों से होकर गुजरती है, तो वह एसडीएम के पास जाती है, एलआई है और भी चीजें हैं। निश्चित रूप से मानिए, मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, वहां पर निश्चित रूप से बहुत बड़ी चूक हुई है। किसी की भी असमय की मृत्यु हो जाना यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल सही। किसी की भी मृत्यु असमय, और वहां इतने लोगों का इस तरह से हताहत होना, निश्चित रूप से हम लोग सभी लोग आहत हैं। कोई भी इस घटना की निंदा किए बिना नहीं रह रहा है। उसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, निश्चित रूप से मानिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए और वहां उससे जाने से पहले उन्होंने तुरंत वहां मंत्रियों को भेजा। व्यवहारिक तौर पर अगर देखेंगे तो किसी भी जगह पर इतनी बड़ी अगर कैजुअलिटी होती है तो उसको तुरंत संभाल पाना थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से कठिनाई है। लेकिन 80,000 लोगों की जिस तरह से वहां पर परमिशन ली गई और 2.5 लाख लोग पहुंचे, तो निश्चित रूप से मानिए कि प्रशासन हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह जांच का विषय है और हम लोगों को जांच तक जरा सा रुक जाना चाहिए। उसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा वह निश्चित रूप से सजा का भागीदार होगा। नहीं, निश्चित तौर पर यह तो होना ही चाहिए। लेकिन मुझको आश्चर्य हुआ कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर नहीं गए। सबसे आवश्यकता तो उनकी ही थी, चिकित्सा चूंकि मंत्री हैं वो, उनका वहाँ पर रहना शायद और लोगों को राहत दे पाता। जो हकीकत में जो बयान देते हैं वो कि स्वास्थ्य महकमा बहुत बेहतर हो गया है, उसकी थोड़ी परिणति तो देख लेते वहाँ पर। वो मुख्यमंत्री गए, उन्होंने संजीदगी दिखाई, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अधिकारियों को फटकार लगाई, उसके लिए भी मैं योगी आदित्यनाथ को सैल्यूट करता हूँ। जाहिर सी बात है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो दोषी होगा वो कतई बख्शा नहीं जाएगा। बाबा को लेकर के मैं ये नहीं कहता हूँ कभी भी दूसरे खबरिया चैनलों की तरह कि उन पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ।
मैं तो ये कहता हूं कि जो बाबा ये खुद को इतना चमत्कारी मानता है कि 6-6 हैंडपंप से अपने भक्तों को पानी पिला करके हृदय रोग दूर कर देता है, वो कहता है कि किसी मरे हुए को लाइए मैं जिंदा कर दूंगा। एक लड़की को लेकर के किस तरह से FIR हुआ था शिव, आप भी जानते हो बेहतर। वो बाबा अगर दोषी नहीं था, अगर मैं किसी चीज का दोषी नहीं हूं तो मैं अंडरग्राउंड क्यों होऊंगा? मैं अपने भक्तों के बीच में जाऊंगा। कल एक लेटर इशू होता है उनकी ओर से, उस पर भी शिव आप हस्ताक्षर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या क्या नाम है इनका राजेश जी? सूरजपाल उर्फ नारायण साकार, हरि उर्फ भोले बाबा, कई नाम है। देख करके मुझको पढ़ना पड़ रहा है ना, कि वो किसका सिग्नेचर है। एक वकील जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनका नंबर दे दिया जाता है कि इनसे आप लीगली बात कर सकते हैं। तो बाबा के इस चाल चरित्र पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि लाखों श्रद्धालु एक राज्य के नहीं 7 राज्यों के उनके भक्त हैं। इस उम्मीद पर उनके पास आते हैं कि बाबा चमत्कारी हैं, बाबा हमारे सारे कष्ट हर लेंगे। और जब भक्त इतने बड़े विपत्ति में पड़ा हुआ था तो बाबा अंडरग्राउंड हैं, एक कागज जारी कर रहे हैं। तो ऐसे बाबाओं को क्या हम बाबा कह पाएंगे शिव? ये मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने जो कहा जी, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। शिक्षा का अभाव है। गांव के गरीब व्यक्ति जिनके पास वास्तव में अभी तक उस तरह के साधन संसाधन नहीं पहुंचे, उनको ये लोग इस तरह से मूर्ख बना ले जाते हैं। इस तरह की बातें मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं संजय जी कि ईश्वर कोई कैसे हो सकता है। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति है, उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई और वो कह रहे हैं कि पत्नी गई, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है और वह जो है बाबा की इसमें कोई गलती नहीं है। आप समझते हैं कि धर्म, ये इसको धर्म कहेंगे या क्या कहेंगे, कितना संवेदनशील यह वक्तव्य है। और हम देखते हैं यहाँ पर आस्था के नाम पर इस तरह के इन्होंने अपने आप को भगवान जैसे घोषित करते हैं। अन्य जगह भी और भी इससे पहले जो यह घटनाएं हुई हैं, जिनके ऊपर सजा हो गई, जो लोग जेल चले गए, उनको भी हमने देखा कि आज भी उनको मानने वाले लोग हैं, आज भी उनको लोग मानते हैं। तो निश्चित रूप से मानिए बाबा कहीं भी हो, उनको निकलकर अपना जो भी पक्ष है वो रखना चाहिए कि उनका क्या पक्ष है इस विषय में, और उनके ही अनुयायी हैं। अगर वो नहीं आते, वो नहीं आएंगे, मुझे भी पता है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, वो नहीं आएंगे। लेकिन और जहां तक मैं व्यवस्थाओं की बात करता हूँ, जो लोग भी हताहत हुए हैं, वह बहुत चिंता का विषय है कि आगे भी हमको कम से कम इतना जागरूक होना चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है राजेश जी। अलग अलग बाबाओं का हम लोगों ने चमत्कार देखा। एक थे निर्मल बाबा, हमारे झारखंड से आते थे। डाल्टनगंज एक ज़िला है, वहाँ पे ईंटा भट्ठा के बहुत बड़े कारोबारी थे, बालू खनन माफिया थे वो। और बाद में वो बताते थे कि फ्रिज में समोसा रख लो, सारे कष्ट दूर। विज्ञापन भी खूब चला। बाबा बड़े चमत्कारी हो गए। भोले बाबा वो कहते थे कि मैं खुद भगवान हूँ, भगवान की ओर देखो मत। तो ये तो सनातनी भी नहीं थे, सनातनी परंपरा के भी विरोधी थे। मैं तस्वीरें देख रहा था, 6-6, 7-7 हैंडपंप एक लाइन से लगे हुए हैं उनके आश्रम के बाहर। भक्तों को बोला जाता था इसका पानी पी लो, हृदय रोग दूर। जो शिव कह रहे थे, इसलिए मैं शिव को कहता हूँ कि वो बेबाक प्रवक्ता हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो उसका वो मजम्मत करते हैं। मेरा तो सिर्फ ये सवाल है कि शासन प्रशासन पूरी तरह से गुमराह कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। उनके सख्ती को लेकर के हमें कोई वो नहीं है। जिस तरह से वो सख्त आदेश निर्देश देते हैं, उसको लेकर के मुझे कोई भी कहा जा सकता है कि डाउट नहीं है। इस पूरे मामले में एक चीज़ स्पष्ट कर दीजिए कि क्या 2.5 लाख लोगों का आयोजन, 80,000 लोगों की परमिशन, उसके बाद SDM वहाँ पर बैठा रहता है, उसको ये आवश्यकता नहीं महसूस हुई कि GT रोड का इतना सटा हुआ ये इलाका जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है, बारिश का पानी खेत में चारों तरफ भरा हुआ है, कोई सेक्टोरल अरेंजमेंट नहीं है, 7,000 सेवादार वहाँ पर लगे हुए हैं। क्या सेवादार भीड़ मैनेजमेंट कर लेते? वहाँ पर PSC की कंपनियां बुलाई जा सकती थी एहतियातन? बिल्कुल बुलाई जा सकती थी। देखिए, इन सब चीज़ों में एक चीज़ तो स्पष्ट है कि प्रशासन की फेलियर है और प्रशासन की लापरवाही है। आज के डिजिटल युग में अगर
मौका अनुमति देने के पहले मौका मुआयना गूगल पे ही कर लिया जाता कि कितना बड़ा क्षेत्र है, कौन सा हाईवे है, कहाँ कितनी भीड़ आएगी, या क्योंकि ये साफ दर्शाता है कि अधिकारी एसी कमरे से निकलना नहीं चाहते। गांव का माहौल है वो, और एसडीएम पहुंच गई, ये बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाका में एसएचओ के ऊपर कोई अधिकारी तो जाता ही नहीं है। मुझे अभी बहुत अच्छी बात लगी, और पहले भी मैं इस बात का कायल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक डीजीपी हुआ करते थे विक्रम सिंह जी। उनकी पुलिसिंग में एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कर रखी थी कि कोई भी पुलिस वाला अपने क्षेत्र में 3 बार राउंड मारेगा जी। एक बार सुबह, एक बार 3 से 4 के बीच में, और एक रात 11 बजे। अगर 3 बार एक पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र, थाना क्षेत्र में अगर राउंड मार लेता है तो वो अपने मौजूदा वस्तु स्थिति से अवगत हो जाता है। ये कार्यक्रम सुबह से चल रहा था। अगर पुलिस प्रशासन या उनको भीड़ का अंदाजा हो गया था तो भीड़ देखकर वो सहायता मांग सकते थे। एसडीएम जो मौके पे मौजूद थे, उन्होंने भी भगवान भरोसे छोड़ा। उसका कारण सिर्फ ये था कि ये पिछले 10 सालों से ऐसा आयोजन चल रहा है, ये कोई पहला आयोजन नहीं था, और हर आयोजन में इनके 1-1.5 लाख आदमी इकट्ठा होते हैं। अच्छा राजेश जी, ये बताइए कि संभावनाओं पर तो दुनिया टिकी है ना। बिल्कुल। स्वर्गीय लालजी टंडन का जन्मदिन हर साल मनाया जाता था। बिल्कुल। हर साल गरीब महिलाओं को साड़ियां वितरण की जाती थी, मिठाई बांटे जाते थे, पकवान खिलाए जाते थे जी। लखनऊ में साड़ी हादसा हो गया ना? बिल्कुल हो गया, मुलायम सरकार के दौरान। बिल्कुल हो गया। तो हमारा ये कहना है कि जहाँ 2.5 लाख लोगों का जमावड़ा हो, वहां पर जिलाधिकारी न पहुंचे, एसएसपी न पहुंचे, और एसडीएम वहां से क्या कर रहे थे कि उन्होंने जिलाधिकारी को सूचित किया भी कि नहीं किया? ये बातें हम लोग, ये संभावनाओं पर है ना कि 2.5 लाख लोग जब जमा हुए तो वहां से निकलेंगे। तो इन सब की एक लाइन में उत्तर है कि प्रशासन फेलियर था जी। मैं उन सब चीजों पे नहीं जाना चाहता। एसडीएम के ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी को हम और सैल्यूट करते कि बिल्कुल होनी चाहिए। वहाँ का जो थाना अध्यक्ष था, जो एसएचओ था, सीओ था, सबको निलंबित कर देना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए तत्काल प्रभाव से। नहीं, इसके पीछे के तर्क को भी जरा आप सुन लीजिए, क्योंकि ऐसे बाबा की उत्पत्ति जो होती है वो राजनीतिक संरक्षण से ही होती है, और अभी तक बाबा का गिरफ्तारी या पकड़ा जाना या नहीं, आपने जिस चिट्ठी का जिक्र किया है वो चिट्ठी बिछुआ स्थित आश्रम से जारी की गई है जी, जिसमें सूरजपाल के सिग्नेचर है। उस चिट्ठी में उन्होंने अपने जो भक्त हैं उनके लिए भी लिखा है, और एपी सिंह का नाम लिखा है उस चिट्ठी में। एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो निर्भया कांड के में भी आरोपियों के वकील थे, और उनका नाम लिखा है कि अब जिनसे भी जो भी कानूनी बातचीत होनी है वो उनके थ्रू होनी है। इन सब चीजों के पीछे राजनीतिक प्रश्रय भी देखना होगा, क्योंकि बाबा एक बड़ा वोट बैंक है। जाटो बिरादरी से वो आते हैं, और 7 राज्यों में उनका वर्चस्व है जी, जिसमें ज्यादा तक इनके अनुयायी जो हैं वो SC ST OBC हैं, और ये एक बड़ा वोट बैंक है। तो स्वाभाविक है कि आप देख लीजिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी खुलकर सामने नहीं आ रही है। अरे भाई, तस्वीरें तो शिव सिंह जी के हवाले से जो जारी की गई, अखिलेश यादव के साथ बैठे हुए, उसमें लिखा हुआ था अभी मैं नारायण सरकार की जय जय हो रहा था कि कांग्रेस की भरतपुर की जो सांसद रही हैं, उनका संजना जाटव, वो भी उन घुटने टेकते हुए वहां नजर आई जी। एक्स पे उनकी भी फोटो है। मेरा ये नहीं कहना जी का तो नाम राजेश जी, मेरा सिंपल ये कहना है कि अगर आस्था और विश्वास का ये घिनौना खेल ऐसे चलता रहा तो निश्चित तौर पर इस तरह के हादसे को रोका नहीं जा सकता है। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार, मौजूदा सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पीछे के जो 70 साल की सरकारें चल रही हैं उसमें सारी सरकारें शामिल हैं। आखिर ये गरीब गुरबा वहां क्यों जाता है? लगभग 50%, अभी एक सरकारी आंकड़ा में देख रहा था, 49.5% गरीब आदमी सरकारी अस्पताल नहीं जाता है, क्योंकि वहां मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं मुहैया हो पाई है। जाहिर सी बात है, वो इलाज के लिए तो बाबा पहुंच जाते हैं। बाबा इलाज करते हैं, हैंडपंप से इलाज करते हैं। रोजी रोजगार है नहीं, रोजी रोजगार है नहीं, इलाज इतना महंगा हो चुका है
कि वो जाए तो जाए कहाँ, उसको अरे अगर राजेश बीमारी जी, हुई है तो वो अभी बाबा आप के शरण में ही जाएगा। आप सोशल मीडिया पर चले जाएंगे तो 150 ऐसे बाबा मिल जाएंगे बिल्कुल। कि काला, क्या बोलते हैं वो, काली मिर्च को 4 बार अपने सर से उतारिए और फेंक दीजिए, आप करोड़पति हो कोरोना के जाएंगे। काल में सुबह जो है नमक को यहाँ कर दीजिए, दूध डाल करके स्नान कर लीजिए, अरबपति हो जाएंगे। संजय जी, सबको अडानी अंबानी बनाते हैं, नाक में डाले गए हैं। लेकिन आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति है। चलिए धर्मेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे थे। संजय जी, बिल्कुल अभी राजेश जी जो कह रहे थे, 70 सालों में जाने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि पिछले कुछ सालों में, जैसे आप इलाहाबाद का जिक्र कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में हुआ, चाहे वाराणसी के अंदर हुआ, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, चाहे लालजी टंडन जी का जिक्र आप कर रहे थे, तमाम ऐसी घटनाएं जहां भीड़ अनियंत्रित हुई और तमाम लोगों की कैजुअलिटीज हुई। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि यहाँ 2 लाख 1.5 लाख लोग, जैसा बता रहे लोग आए, नेशनल हाईवे जाम हो गया, कई घंटे तक जाम रहा और आते जाते रहे लोग। क्या 2-2.5 लाख रुपए की 2-2.5 लाख लोगों की भीड़ हाथरस में कई जगह रही होगी? एक जगह रही होगी जी। क्या उत्तर प्रदेश में 2-2.5 लाख रुपए 2-2.5 लाख लोगों के जो कार्यक्रम थे वो कई जगह रहे होंगे? नहीं, हो सकता है 1 या 2-3 जगह रहे, इससे ज्यादा नहीं रहोगे। क्या पूरा, हम मैं तो कहता हूँ लखनऊ से लेकर के स्थानीय स्तर पुलिस थाने के अंतिम बीट सिपाही तक किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? सवाल महत्वपूर्ण ये है कि समस्त स्थानीय प्रशासन, आप भी बेहतर जानते हैं, कहिए तो खुल के बोल दूं, नहीं तो सारा आप समझ रहे, स्थानीय प्रशासन सिर्फ और सिर्फ वसूली में व्यस्त और मस्त है, उसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। ऊपर धमका लिए भाई, योगी आदित्यनाथ जी आए धमका के चले गए, बता रहे हैं। यहाँ जो तस्वीरें आ रही है ना, यहाँ जो तस्वीरें नजर आ रही है ना, वहाँ पर तैनात पुलिसकर्मी भी शायद बाबा के चरणों में नतमस्तक था कि कोई आशीर्वाद मिल जाए, उनकी प्रोन्नति हो जाए, प्रमोशन हो जाए, और इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। नाचते झूमते और आशीर्वाद के फिराक में लगे हुए पुलिसकर्मी आप देख सकते थे वहाँ। अगर ड्यूटी पे पुलिसकर्मी इस तरह हरकत कर रहे थे तो अब तक क्या प्रशासन कार्रवाई कर देनी चाहिए? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सारे चैनलों पर वो तस्वीरें चल रही हैं, दिख रही हैं। 200 वो जो घायल महिला थी वो भी अंदर तैनात थी, उसका भी बयान साफ तौर पर है। जिन परिवारों जो परिवार अनाथ हो गए उनका आगे पीछे कोई नहीं रह गया, आखिर बताइए वो लौट के आ जाएंगे क्या इनकी लापरवाही मान लेने से? लापरवाही में सुधार कब करोगे? कम से कम 2 महत्वपूर्ण बातें हमारे समझ में जो आती हैं। एक तो ये होना चाहिए था कि दुर्घटना होती ही ना, अगर पहले से आप सजग होते तो। मैंने पहले ही कहा कि इनवाइटेड डिजास्टर था, आप जानने के बाद भी हो जाने दिए। दूसरी बात, अगर दुर्घटना हो ही गई थी, मैं संजीदगी तब मानता कि मुख्यमंत्री जी तुरंत हेल्थ मिनिस्टर को, डीजी हेल्थ को, लखनऊ से और दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम को, एम्बुलेंस की टीम को, ऑक्सीजन की टीम को, या वहां से एयर एम्बुलेंस से ले जाने की व्यवस्था करनी होती। जो भी करना होता पहले के 4-6 घंटे में ये करने का प्रयास डिजास्टर मैनेजमेंट को लगा करके किया गया। हो सकता है अभी जांच होने दीजिए। इतनी बड़ी धर्मेंद्र जी, कैजुअलिटी इतनी बड़ी, मैं यही बता रहा हूँ, अभी जांच होने दीजिए। मामला ये भी निकल के आएगा कि किस तरह से सेवादारों ने पूरे घटना को दबाने की कोशिश की। जो ये मीडिया में खबर आई ना, उसके बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे पहले ये हादसा हो चुका था। पहले कोशिश की गई कि किसी तरह से औने पौने इसको दबा दिया जाए, मामला बाहर जाए नहीं। ये देखिएगा, जांच समिति की जब रिपोर्ट आएगी तो फिर हम आपसे मिलेंगे। बिल्कुल आप ठीक करें, हो सकता है, कुछ भी संभव है, ये भी हो सकता है। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि हेल्थ मैनेजमेंट मुख्यमंत्री जी पहले कर लिए होते, बाद में किसी मंत्री को भेजते आते जाते, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आना जाना चाहिए। मैंने इसीलिए शिव जी से सवाल पूछा ना कि सबसे पहले वहाँ पर चिकित्सा मंत्री को जाना चाहिए था, हेल्थ मिनिस्टर को वहाँ जाना चाहिए था, जिससे तमाम तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती हैं। जी राजेश जी कुछ बोल रहे थे। कुछ जाने हो सकता है, जो पीछे हुआ वो सारी चीजें तो अपनी जगह है। मैं थोड़ी सी लेटेस्ट जानकारी दे दूं कि बाबा की फोन की लोकेशन जो है 3 बजे से 4:30 बजे तक मैनपुरी के आश्रम में मिला। नहीं, वो तो वहाँ है ही राजेश जी। अरे लोकेशन क्या बात करते हैं, प्रशासन चाहे और निकल जाए वहाँ से, कैसी बात आप कर रहे हैं? 3 नंबर सब लोग साथ, पहला नंबर महेश, लोकेशन की बात करना बेकार है। अच्छा सुनिए धर्मेंद्र जी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। हाँ राजेश जी, दूसरा नंबर जो था वो संजू यादव का था जो 40 सेकंड, और तीसरा नंबर जो था वो किसी महिला का था जिसका नाम था रंजना के नाम से वो सिम है, जिसमें 11 मिनट 33 सेकंड बात हुई।
ये पुलिस की जानकारी में है ये, क्योंकि जब उसके मोबाइल की लोकेशन खंगाली गई है तो ये तथ्य निकल के आया। और रंजना जो है वो वेद प्रकाश मधुकर की पत्नी है, जो मुख्य आरोपी बनाया गया है उसके ये में। इतनी जानकारी पुलिस को मिल जाने के बाद भी कार्रवाई ना होना या पकड़ में ना आना या उस पे कार्रवाई न करना, ये भी एक सबसे बड़ी बात राजेश जी है, चूंकि वक्त कम है, नैतिकता का ये तकाजा है। जब लाखों लोग आपके अनुयायी हैं और उनके ऊपर विपदा आई है तो बाबा को भागने की आवश्यकता नहीं थी। गिरफ्तार भी होते तो उस अस्पताल में अपने भक्तों को देखते हुए गिरफ्तार होते, उनका कुशल क्षेम पूछते हुए गिरफ्तार होते, तो शायद हम एक बार कह भी सकते थे कि ये सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा वाकई बाबा हैं, इनको भागने की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए तो जो शिव ने कहा उस बात का मैं समर्थन करता हूं कि भोली भाली जनता को ये गुमराह करते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे जो बाबा हैं ये पाखंडी हैं। एक चौंकाने वाली जानकारी मैं आपको और दे दूं कि इनका जो दौसा में राजस्थान में आश्रम है जहां ये जाकर प्रवचन दिया करते थे जी, ये वही आश्रम है, वही मकान है जो हर्षवर्धन पटवारी का। हर्षवर्धन पटवारी राजस्थान में पेपर लीक मामले में एसओजी के गिरफ्त में है। अब सोच लीजिए क्या क्या लिंक रह रहा है। हाँ नरेंद्र जी, ये चला ठीक है, वहां जाकर ये प्रवचन दिया करते। ठीक है नरेंद्र जी, इस पूरे मामले में क्या मांग है भाई आपकी, क्योंकि अब समय कम है, सब कंक्लूडिंग। देखिए संजय भैया, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये ढोंगी बाबाओं को एकदम इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल लगाना चाहिए किसी तरह से। ये जो है बहुत खराब धंधा है जी। जो मंदिर मस्जिद और का आप पूजा न करके आप ढोंगियों का मतलब वो करें, ये अच्छी बात नहीं है देश में। नहीं, पूजा के लिए वो नहीं, पूजा की बात नहीं, आप इलाज के लिए लोग, इलाज के लिए राजेश जी, पूजा के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो ये ढोंगी बाबा है, हाँ ठीक है, ढोंगी बाबा पर रोक लगनी चाहिए। नरेंद्र जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, चलिए। और छूत का ये नहीं कि छू दिया तो मतलब आप जो है आपका हृदय साफ हो गया। मैं समझ गया, बात आ गई। राजेश जी, ऐसे आयोजनों में क्या आवश्यकता ये नहीं है कि शासन प्रशासन अब सेवादार और इनके भरोसे नहीं रहे? 30 सेकंड में देखिए, बिल्कुल प्रशासन को इस बारे में पूरी तहकीकात करनी चाहिए। सारा मामला आयोजकों के पल्ले झाड़ देने से समस्या का समाधान नहीं है। और अभी आने वाले समय में प्रदेश में अभी उपचुनाव आ रहा है, चुनाव नहीं, अभी हम इसी पे रहेंगे। हाथरस उपचुनाव आ रहा है, फिर रैलियां होंगी, आने वाले समय में कुंभ होगा। प्रशासन को अब बहुत सजग और सतर्क होना पड़ेगा। ये इसके लिए एक सबक है। ठीक है, इस तरह का आयोजन। धर्मेंद्र जी, इस पूरे मामले में आपकी क्या मांग है? 30 सेकंड में क्लियर है कि हाँ, सबसे पहले तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, किसकी जिम्मेदारी थी जिसके कारण हादसा हुआ। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्थानीय प्रशासन का फेलोर है पूरी तरह। और अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती तो केवल आप ये जांच कराते रहिए, उनसे राय लेते रहिए। एसओपी का पालन ऑलरेडी पहले से अगर नहीं हुआ तो कम से कम कलेक्टर और एसपी को तो तत्काल कार्रवाई उनके खिलाफ कर दी जाती, तो एक नजीर होती कि जहां भी जिस जिले में दोबारा आयोजन होगा वो जरूर सख्ती से निपटते। शिव, 30 सेकंड में अपनी बात। किसी भी घटना की जांच इसीलिए कराई जाती है कि नीचे तक उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन किन लोगों की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन नहीं किया गया। यह पूरा जांच का विषय है। और बहुत जल्दी जब जांच हमारी पूरी होगी तो निश्चित रूप से मानिए कि जितने लोग भी दोषी होंगे वह कोई भी बचेगा नहीं। चलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद सीधे इस मामले को देख रहे हैं और कितने संजीदा है आप सभी भी देख रहे हो। नहीं ठीक है, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी हो, चाहे वो स्थानीय प्रशासक हो, चाहे आयोजक हो, आयोजक के ऊपर तो मुकदमा दर्ज भी हो गया है, या फिर चाहे वो भोले बाबा हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद तो यही है कि चलिए, चाहे वो न्यायिक आयोग की बात हो या फिर जो कमिश्नर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ने आयोग कमेटी गठित की थी, उसकी भी रिपोर्ट आज संभवतः शाम तक आ जाएगी। उम्मीद ये करते हैं कि जो भी दोषी रहा है इस पूरे मामले में उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ऐसे ढोंगी बाबाओं को लेकर मैं आम जन को भी सचेत करता हूँ कि भक्ति और आस्था में
अंधे होकर के डूबने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समझिए कि किसी पानी से कोई चमत्कार नहीं होता है, फ्रिज में समोसा रखने से कोई चमत्कार नहीं होता है। इसलिए ऐसे बाबाओं से बचने की सख्त आवश्यकता है, वरना ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। babaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिनहट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। Call
कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच। अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की